हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोगों का ये आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट चल रहा है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पहले स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग प्राचीन जो स्थापत्य कला थी उसमें हम लोगों ने स्तूप देखा था, और सेकेंड हमारा टॉपिक था मंदिर, ठीक है। तो मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने मंदिर की संकल्पना और दर्शन देखा था, और उद्भव एवं विकास देखा था कि मंदिर का कैसे उद्भव एवं विकास हुआ है, और जो विकास के कारण क्या क्या थे, ठीक है, और मंदिरों की भूमिका क्या थी उस प्राचीन समय में, ठीक है। तो ये चार टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था। आज देखेंगे कि मंदिरों की शैलियों के बारे में, ठीक है। तो ये मंदिरों की शैलियों के बारे में हम लोग देखेंगे, ये जो नागर, द्रविड़ और बेसर शैली हैं, और इनका तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नागर वाला जो पार्ट था ये कहाँ से कहाँ तक था ये भी देखेंगे, और ये जो द्रविड़ शैली थी ये कहाँ पे थी, ठीक है। मंदिर में देवालय वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे, और कलाओं का जो संगम होता था यानी वस्तु, मूर्ति और चित्र और नृत्य संगीत, तो इनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये दार्शनिक पक्ष हम लोगों ने देखा था, और इसका जो उद्भव एवं विकास था इसके बारे में देखा था। इसके कारण क्या क्या थे, तो ये राजनीतिक, आर्थिक और ये प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी कारण थे, ठीक है। और मंदिरों की क्या भूमिका थी, तो इसमें राजनीतिक भूमिका इनकी देखने को मिली थी, सामाजिक थी, आर्थिक थी, और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक भूमिका देखने को मिली थी मंदिर की, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन की, जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की लिखने की, ठीक है। तो इसमें जैसे ये प्राचीन भारतीय जनजीवन में मंदिरों की जो भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये प्राचीन भारतीय जनजीवन में मंदिरों की क्या भूमिका थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें जैसे इंट्रो, अब हम इंट्रो लिखेंगे। तो इंट्रो में क्या होना चाहिए कि प्राचीन भारत में जो मंदिर थे, तो उससे प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक जो मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इनमें, तो इसमें कौन कौन सी ये भूमिकाएं थी इनकी। तो इसमें देखो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक भूमिका थी। तो इसको हम थोड़ा सा मतलब एलिब्रेट करके लिखेंगे इसको बॉडी में, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका आलोचना पक्ष देखेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां रही थी, क्या आलोचना की जाती है मंदिरों की, क्या उस समय कमियां रह गई जो मतलब मंदिरों में सुधार करना चाहिए था, ठीक है। तो उसमें अगर बात करें तो मंदिरों की भूमिका में कई सीमाएं थी, जैसे कि इसके बारे में देखा जाए तो कई तरह के टैक्स वसूले जाते थे इसमें, और ब्याज दरें भी ऊंची होती थी। जैसे कोई किसी को ब्याज पे जब पैसा ये लोग देते थे तो ब्याज दरें बहुत ऊंची दर की लगाते थे, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा शोषण करते थे लोगों का। और ये जो मंदिर होते थे, मंदिरों में जो ये शूद्र होते थे और महिलाएं होती थी, तो इन्हें मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती थी, तो इन्हें उनसे जो मंदिरों में प्रवेश करने से वंचित रखा जाता था। और ये मंदिर जो होते थे ये सभी वर्गों में जो समान शिक्षा नहीं देते थे, ऐसे मामलों में ये जाति एवं लिंग संबंधी भेदभाव को बढ़ावा देते थे। और ये कई बार तो कुछ पुजारियों द्वारा देवदासियों और देवदासी जो वहाँ होती थी मंदिरों में उसका शोषण किया जाता था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। जो देवदासियाँ होती थी मंदिरों में उनका शोषण किया जाता था, तो ये मतलब इनकी आलोचना होती है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका उसके मतलब क्या क्या मतलब उसकी उपलब्धियां थी, तो उसके बारे में हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे उसमें, ठीक है। तो अगर मूल्यांकन का ओवरव्यू देखें तो इसमें कुछ सीमाओं के बावजूद भी मंदिर काफ़ी सकारात्मक, उस समय मंदिरों की काफ़ी सकारात्मक भूमिका रही थी। इसमें आर्थिक हो चाहे वो सांस्कृतिक विकास की बात करें, मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। अधिकांशतः मंदिरों को सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते थे, और यही कारण था कि आज भी भारतीयों के जीवन में मंदिर श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। क्योंकि उस समय क्या होता था कि जैसे कोई शिक्षा का माध्यम नहीं था, तो कुछ लोगों को ही वो मंदिर जो है शिक्षा देते थे, लेकिन देते तो कम से कम थे, कुछ चल तो रहा था पैरेलल में। और जैसे पैसे की किसी को आवश्यकता होती थी तो ब्याज पर, वो ज़्यादा ब्याज पर ज़रूर देते थे, लेकिन काम तो इंसान का चल ही जाता था, ठीक है। तो ये मतलब चीज़ें थी, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर होता है, ठीक है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का जो आप तैयारी करते करते क्या हुआ कि बहुत टाइम हो गया और आपकी 32 ओवर एज हो गई, ठीक है, 32 के ऊपर आप हो गए। तो क्या हुआ कि अब आईएएस में तो आप दे नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, पीसीएस ही साला दे दो, मतलब पीसीएस ही दे दो।
तो अगर पीसीएस में ही हो जाएगा तो ही मतलब कुछ ना मिलने से कुछ मिल जाए तो वही बेटर होता है ना। तो इस प्रकार मतलब पहले भी ये सिस्टम होता था कि कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा था उस समय, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जाती है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छाई और बुराई दोनों को जो हमारा आंसर होता है अच्छाई और बुराई दोनों को हम शामिल करेंगे, तभी हमारा आंसर अच्छा होगा, ठीक है। ना तो केवल अच्छाई अच्छाई बात लिखनी है और ना ही बुराई लिखनी, दोनों में बैलेंस बना के हमको लिखना होता है, ठीक है। तभी हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, अगर दो क्वेश्चन और हैं तो उनके बारे में अब आप लोगों को फ्रेम करना है इसका कि प्राचीन भारत में मंदिरों के शैक्षिक जो मंदिर थी उनकी शैक्षिक भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यही मतलब शैक्षिक भूमिका थी कि किसको किसको शिक्षा दी जाती थी, किसको नहीं दी जाती थी। तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लिख देना है। पहले आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद क्या है थोड़ी बॉडी लिखना है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसा एजुकेशन सिस्टम था। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो किसको शिक्षा देते थे किसको नहीं देते थे, तो वो अब वो पक्ष लिख देंगे, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में जो परंपरागत भारतीय जीवन में मंदिरों द्वारा निर्वहन की गई भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इसमें बताना है कि जो आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में परंपरागत भारतीय जीवन के क्षेत्र में मंदिरों का जो भूमिका थी, तो उसमें क्या होता था कि जो ये टैक्स सिस्टम जो होता था, ठीक है, ये मतलब इनको जो राजाओं के द्वारा और सामंतों के द्वारा बड़ा बड़ा मतलब बड़े बड़े क्षेत्र दिए जाते थे लैंड के, ठीक है। तो उस पर क्या करते थे ये लोग, मतलब उस पर टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। और ये जो साहूकार का भी काम करते थे, मतलब बैंकिंग सिस्टम का एक तरह से काम करते थे कि जो जिसको पैसे की आवश्यकता होती थी, ठीक है, तो उन लोगों को ये क्या किया करते थे कि पैसे दिया करते थे जो ब्याज पर, ठीक है। तो ये वाला एक हो गया। दूसरा हम तीसरा हम इसमें पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि ये लोग रोजगार देते थे शिल्पियों को, जो शिल्पी होते थे या फिर शिल्पकार होते थे, और या फिर जैसे मंदिरों में नौकर चाकर की आवश्यकता होती थी, तो उनके लिए भी ये मतलब ये भी हम पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है पॉइंट इंक्लूड करेंगे और उसकी जो बुराइयां थी तो वो बता देंगे, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको आंसर को फ्रेम करना है। तो ये हमारा ऐसे, अगर आप नकारात्मक और सकारात्मक एक मतलब इंट्रो बॉडी और उसके बाद नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष इंक्लूड कर देंगे, तो आपका क्या होगा कि आंसर जो होगा वो बेस्ट कैटेगरी का आंसर हो जाएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये देखो ये यार मेंस के जो आंसर राइटिंग होती है वो एक दिन में किसी को नहीं आती है, वो आपको लिखना पड़ता है। और जब आप 1-2 महीने 3 महीने लगातार लिखते रहेंगे ना, तो आपको खुद आपको पता चलेगा कि आंसर में क्या आवश्यकता होती है, किन किन पॉइंट को हमको डालना चाहिए, किन पॉइंट को नहीं डालना चाहिए। और देखो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से ही हमको आंसर लिखना चाहिए। हमें कितना पता है ये नहीं हमको एग्जामिनर को दिखाना होता है, हमको ये दिखाना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम समझ पा रहे हैं क्या, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि लीक से हट के हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है, और ये चीज़ देखो धीरे धीरे आती है, तुरंत किसी को नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि आप जब कलम पकड़ना पहले सीखे होंगे जब बचपन में, ठीक है, तो धीरे धीरे ही चीज़ें वो करना सीखते हैं, ठीक है। तो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार हमको इसमें भी बढ़ना है। आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से लिखना है। थोड़े दिन क्या होगा, 1 महीने तक जब लिखोगे, 1-2 महीने तक, तो थोड़ा मतलब आंसर आपको लगेगा कि आप पहले तो लगेगा बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब बाद में 2-3 दिन बाद उसी आंसर को पढ़ोगे ना, तो लगेगा कि यार यार ये पॉइंट इसमें डालना चाहिए था, ये नहीं डालना चाहिए था। तो आप खुद सेल्फ एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। और देखो क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और जो टेलीग्राम का लिंक है नीचे, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे एक वो चैनल के थ्रू मैंने एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें आप लोग आंसर पेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आप लोग अपने में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बना रखा है, तो आप लोग आंसर लिखिए और उसमें पेस्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ मतलब फ़ोटो खींच के आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा, अन्यथा जो उसमें जुड़े हुए फ्रेंड हैं, ठीक है, तो आप लोग आपस में भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन के बारे में था। अब देखते हैं हम कि मतलब शैलियाँ कौन कौन सी थी इसमें, ठीक है। तो ये हमारी मंदिर की जो शैलियाँ थी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो इसमें शैलियों की अगर बात करें तो नागर शैली थी, द्रविड़ शैली थी, बेसर शैली थी। तो नागर यही जो नर्मदा घाटी के ऊपर वाला और हिमालय के बीच का क्षेत्र जो था, ठीक है, तो यहाँ पे नागर शैली थी। और बेसर शैली की बात करें तो ये आपको जो नर्मदा घाटी और ये तुम्हारा कृष्णा नदी थी, ठीक है, उसी के बीच में ये देखने को मिलेगा। और द्रविड़ वाला जो ये साउथ वाला पार्ट था, बिल्कुल जो लास्ट वाला साउथ वाला पार्ट था, तो वहाँ पे ये द्रविड़ शैली देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें नागर शैली की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, इसकी क्षेत्रीय विविधताएं जो थी उनके बारे में देखेंगे। तो क्षेत्रीय विविधता क्या क्या थी इसमें, तो देखो इसमें चंदेल देखने को मिलेंगे, चंदेलों के समय मंदिरों का निर्माण हुआ है। उड़ीसा में जो पाल वंश था और वो पाल वंश वगैरह वहाँ पे थे, ठीक है। और राजस्थान में राजपूताना था, और जो गुजरात में थे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कहाँ कौन से मंदिरों को और उसमें क्या क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। द्रविड़ की बात करें तो इसमें देखो पल्लव थे, चोल थे, विजयनगर साम्राज्य और ये जो नायक थे, तो इन लोगों के द्वारा ये द्रविड़ शैली में मंदिरों का विकास किया गया है। और जो बेसर शैली की अगर बात करें तो इसमें चालुक्य थे, ठीक है, पश्चिमी तट पे ये चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे और होयसल थे। तो इनके काल में ये मतलब बेसर शैली का विकास हुआ है। तो हम डिटेल में इसको देखेंगे इसमें, ठीक है, कि किसके बारे में क्या क्या मतलब कैसे कैसे और कैसी कैसी शैलियाँ उसमें क्या क्या डिफरेंस हुए हैं, कि ये द्रविड़ बेसर और जो नागर हैं इसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन भी देखने को मिला है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। तो हम ये पहली एक एक करके शैली को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली शैली की बात करें तो मंदिर की जो नागर शैली है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे, उसकी विशेषताएं, स्थापत्य एवं उसके लक्षण, ठीक है। तो क्या क्या लक्षण थे, तो पहले हम देखेंगे इसकी विशेषता। तो विशेषता की बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य के मध्य नागर मंदिर बनाए जाते थे, जो हमने पहले ही बताया, ठीक है। और नागर मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे और अधिष्ठान यानी जगती पर बनाया जाता था। एक मतलब ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, एक चबूतरा इस तरह से बना लिया जाता था, उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। और इन मंदिरों का जो गर्भगृह होता था वो वर्गाकार होता था। ये मतलब जो अंदर गर्भगृह होता था वो वर्गाकार होता था, ठीक है। ये गर्भगृह यहाँ पे बनाया जाता था, ठीक है। ये तो हमारी चबूतरा हो गया, ठीक है। इस प्रकार गर्भगृह होता था तो वो वर्गाकार होता था। और गर्भगृह के जो ऊपर बना शिखर होता था वो रेखीय आकार का, इस तरह से ऐसे रेखीय आकार का होता था इसमें, ठीक है। और इसे आर्य शिखर भी कहा जाता था। जो ये शिखर होता था इसे आर्य शिखर कहा जाता था। और जो शिखर को गर्भगृह से ऊपर की तरफ वक्राकार ढंग से खींचा जाता था। और इसकी जो ऊंचाई बढ़ाई जाती थी, ऊंचाई मतलब काफ़ी कर दी जाती थी। और इसके लिए गर्भगृह के चारों तरफ प्र- प्रक्षेपण या रसिकाएं निकाले जाते थे, ठीक है। मतलब एक स्थान निकाला जाता था, वहाँ पे प्रक्षेपण या रसिकाएं निकाली जाती थी। और इसमें क्या होता था कि जो शिखर के सर्वोच्च भाग पर अम्लक, एक अम्लक होता था जो चक्राकार संरचना जिसकी होती थी, जो गतिका का परिचायक होता था, एवं इसके ऊपर एक कलश बना हुआ था। मतलब एक जो शिखर होता था, शिखर जो अम्लक होता था, अम्लक के ऊपर आपको जो है कलश बना होता था, ठीक है। और जो गर्भगृह होता था इसके चारों तरफ अंतराल होता था, जिसका उपयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता था। तो मतलब जो ये गर्भगृह बना होता था वर्गाकार, इसके चारों ओर ये जगह छूटी होती थी, जिससे हम उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा यानी चक्कर लगा सकें, एक परिक्रमा कर सकें, ठीक है। इसके लिए होता था। और इसमें जो बड़े नगर होते थे सॉरी, इसमें जो बड़े नागर मंदिरों में गर्भगृह के समान अन्य सहायक संरचनाएं होती थी। जैसे कि इसमें ये महामंडप होता था, मंडप होता था, अर्ध मंडप होता था, नृत्य मंडप होता था। तो ये मंडप इसमें बने होते थे, ठीक है। तो और ये मंडप जो बने होते थे ये मतलब इसके आगे बने होते थे, इस प्रकार इस तरह से ऐसे ये मंडप बने होते थे इसमें, ठीक है। तो अभी उसको हम जब चित्र में देखेंगे, ठीक है, तो मंदिर के बारे में जब मंदिर का चित्र देखेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएंगी ये चीज़ें आपको, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ स्थानों पर नागर मंदिर जो होते थे उन्हें पंचायत शैली में बने होते थे, और जिसके तहत केंद्र में एक विशाल मंदिर तथा चारों कोनों पर सहायक देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे। तो इसमें देखो बीच में इसमें क्या होता था, शिव का मंदिर होता था, ठीक है। और ऊपर ये पार्वती का मंदिर देखने को मिलता था, यहाँ पर गणेश का मंदिर होता था। और यहाँ पर इस तरफ ये जो पार्ट होता था यहाँ सूर्य मंदिर होता था। और ये विष्णु मंदिर होते थे। मतलब एक मुख्य देवता बीच में होता था, ठीक है।
और उसके चारों तरफ उसके सहायक जो देवता होते थे उनको उसके चारों तरफ चारों कोनों में स्थापित किया जाता था उनके मंदिरों को। ठीक है, तो इस प्रकार ये मतलब पंचायत शैली इसी को बोलते हैं। तो इस शैली का प्रयोग कहीं कहीं किया गया है, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं इस शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें देखो नागर मंदिरों की जो बाहरी भागों में आले यानी जो ताखा बने होते थे, ये मतलब ताखा आपको बताएं किस प्रकार से, ऐसी ये एक संरचना होती है। ठीक है, जिसमें जो देवी देवताओं की मूर्तियां मतलब उसके चित्र बनाए जाते थे या मतलब उनको मूर्तियां उसमें होती थी। तो काटकर अनेक प्रकार की मूर्तियों से इन्हें सजाया जाता था और इन मूर्तियों में अनेक देवी देवताओं और लोक विषयों से संबंधित जैसे कि नाग, अप्सरा, मिथुन, नृत्य, संगीत आदि आम स्त्री पुरुष की मूर्तियां भी बनी होती थी। मतलब नाग, अप्सरा, मृत्यु, नृत्य, संगीत और आम स्त्री और पुरुष की भी मूर्तियां इसमें होती थी, और जिन्हें उत्तर प्रदेश के देवगढ़, कंदरिया महादेव, खजुराहो, भुवनेश्वर आदि मंदिरों में देखा जा सकता है। तो देखो ये देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश का है, कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो का में, और भुवनेश्वर मंदिर है। तो यहाँ पे ये मूर्तियाँ जो होती थी विशेष रूप से यहाँ पे तराश कर बनाई जाती थी। ये मतलब ताकों में, आले या ताके में ये बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था जो नागर शैली की विशेषता के बारे में। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं पूरे मंदिर के बारे में कि ये मतलब क्या इसमें है। तो देखो ये आपकी जगती हो गई, यानी एक चबूतरा ये हो गया। ठीक है, आपका ये एक चबूतरा होता था। ठीक है, इसी को जगती भी बोलते थे। और ये सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए, ये इतनी ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि ये सीढ़ियाँ होती थी और इससे चढ़कर जो है हम जाते थे। और इसमें जो ये आपका गर्भगृह हो गया, ठीक है, ये वर्गाकार जो ये गर्भगृह होता था और ये रेखी शिखर होता था। ठीक है, ये आपको रेखीय शिखर देखने को मिलता था और इसके चारों ओर ये जो स्थान छूटा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये चारों, इसके चारों तरफ हम प्रदक्षिणा करते थे। और इसी के ऊपर ये एक अमलक देखने को ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये अमलक होता था और ये कलश रखा होता था ऊपर। ठीक है, तो ये संरचना होती थी अमलक और कलश की। ठीक है, और ये महामंडप होता था जो मंदिर से सटा हुआ ऊंचा होता था सबसे, उसे महामंडप बोलते थे। और जो महामंडप के आगे बना हुआ था, ठीक है, बना होता था, उसे मंडप कहते थे। और इसके आगे और जब कोई बना होता था उसे अर्ध मंडप कहते थे। ठीक है, तो इन मंडपों में क्या होता था कि जैसे संगीत या फिर जो कार्यक्रम होते थे, वैवाहिक जो कार्यक्रम होते थे, वो भी यहाँ पे मतलब इसी मंडप में कराए जाते थे। या कोई कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम होता था तो उनको भी इन्हीं मंडपों में करवाया जाता था। ठीक है, तो ये पूरा आपका देखने को मिला डिटेल में। ठीक है, तो ये मंदिर की शैली थी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और बहुत अच्छे से इसे बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो पाई होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मंदिर थे तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो इसमें दशावतार मंदिर, या देवगढ़ का जो था विष्णु मंदिर था। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा, ये आपको नागर शैली में देखने को मिलेगा। कंदरिया महादेव का मंदिर, ये खजुराहो में, एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये शिव मंदिर है, ये देखने को मिलेगा नागर शैली में। और ये लक्ष्मण मंदिर, ये खजुराहो में है। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये विष्णु मंदिर, विष्णु को ये समर्पित है। ठीक है, तो ये भी वहीं देखने को मिलेगा। लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भुवनेश्वर में है शिव मंदिर, तो ये वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अरसाली मंदिर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो सूर्य को समर्पित है, तो ये वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको मुख्य जो पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, एक तो आपको एग्जाम्पल देखना डालना होता है, जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो एग्जाम्पल डालना होता है। ठीक है, उसमें और आपको जब प्रीलिम्स पूछा जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन नागर शैली का है, कौन द्रविड़ शैली का है, कौन मतलब मैच करने को भी आ जाता है और स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमको देखना है कि इसको थोड़ा सा हमको नोट डाउन करना है। दशावतार मंदिर देवगढ़ का, ये विष्णु को समर्पित है। कंदरिया महादेव खजुराहो मंदिर, ये शिव को समर्पित है। ठीक है, एमपी में है। मध्य प्रदेश में लक्ष्मण मंदिर खजुराहो विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शिव को समर्पित है। और अरसाली मंदिर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो ये मतलब 5 मंदिर हो गए, इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि
मंदिरों की नागर शैली से आप क्या समझते हैं और इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने ये चित्र देखा, ठीक है। तो नागर शैली की विशेषता हम लिखेंगे इसमें, ठीक है, और उसका चित्र बनाएंगे, ठीक है, और ये एग्जाम्पल दे देंगे कि कौन कौन से हमारे नागर शैली के मंदिर हैं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और मंदिरों की जो पंचायतन शैली है उससे क्या आशय है, और भारत के कुछ प्रमुख पंचायत शैली के मंदिरों का उदाहरण देते हुए समझाइए, ठीक है। तो ये पंचायत शैली के जो उदाहरण थे, ये जो खजुराहो, भुवनेश्वर और ये कंदरिया महादेव और देवगढ़, तो ये मतलब पंचायतन शैली के हैं। तो ये उसके बारे में आप लोग लिख दीजिए, पंचायत शैली क्या होती है, पंचायतन, ठीक है। तो इसको पंचायतन शैली कहते हैं। तो ये इसी के बारे में पूरा हमको लिखना है, ठीक है। और इसी तरह हमको ये मतलब चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से दिखा देना है, ताकि एग्जाम्पल को अच्छे से समझ में आए और हमको अच्छे मार्क्स मिल पाए इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार हमको करना है। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये खजुराहो का जो मतलब कंदरिया महादेव मंदिर जो है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो ये तुम्हारे बने होते थे। ये आपको जगती देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जगती है पूरी, ठीक है। ये देखो यहाँ तक जगती बनाई गई है, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक, ठीक है। ये देखो इतनी ऊंची जगती बनाई गई है, ठीक है। और ये फिर सीढ़ियाँ हैं, उसके ऊपर ये देखो मंडप देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप देखने को मिलेगा। और ये देखो ऊपर कलश है, अमलक है, और ये जो आपका जो है जो शिखर है, ठीक है, रेखी या आरी आकार का। तो ये आपको देख सकते हैं, ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। और ये जो लिंगराज मंदिर के बारे में देखा उड़ीसा, तो ये देखो इसमें अमलक बना हुआ है और ये कलश है इसमें, ठीक है। और ये रेखी आकार का जो है, और ये मंडप बने हुए हैं, ठीक है, मंडप, महामंडप। तो ये इस प्रकार ये सारे मंदिर देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। और ये सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है, उड़ीसा का, ठीक है। तो ये भी उसी इसका थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें मतलब इसके अंतर को हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है, कि क्या क्या अंतर रहे। क्योंकि यहाँ जो मंडप बनाए जाते थे ये सपाट हो गए थे, ठीक है, लेकिन ये वाला आकार जो था ये उसका था। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। यार मेहनत लगती है बनाने में, और आप लोग तो समझते हो, समझदार हो, फिर आप लोगों को क्या बताना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो अपना, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तब भी बताओ यार, कुछ फीडबैक तो दिया करो कम से कम, ये तो पता तो चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे मुझे तो लगता है कि ये जो नोट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, मेंस और प्री दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे हम लोग द्रविड़ शैली के बारे में, ठीक है, द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।